बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वह कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं बेहतर हों। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा इतिहास और आपकी पेंशन, सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों और बहनों, इस समय बहुत सारे कर्मचारी और पेंशनर अलग अलग तरह की बातों को लेकर भ्रम में हैं, सवाल कर रहे हैं और लगातार संदेश भेज रहे हैं। इसी वजह से आज हर मुद्दे को एक एक करके साफ, व्यावहारिक और जमीन से जुड़ी भाषा में समझाना जरूरी है, ताकि आप अफवाहों से दूर रहकर सही फैसला ले सकें। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है खातों में अचानक छोटी छोटी रकम का क्रेडिट होना। किसी के खाते में 260 आए, किसी के 50, किसी के 380, कहीं 40, कहीं इससे थोड़ा ज्यादा तो कहीं थोड़ा कम। जैसे ही यह रकम आती है, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या यह 18 महीने का डीए एरियर है, क्या रुका हुआ बड़ा भुगतान आना शुरू हो गया है। यहां सबसे जरूरी बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझना जरूरी है, हर क्रेडिट को सीधे 18 महीने के डीए एरियर से जोड़ देना सही नहीं है। कोरोना काल के दौरान एक लंबी अवधि तक डीए फ्रीज किया गया था। उसी समय कई तरह के अलाउंस, कुछ कैटेगरी में संशोधन, कुछ पोस्टिंग और ड्यूटी आधारित लाभ और कई मामलों में अलग अलग प्रकार की सहायता में बदलाव हुए। समस्या यह हुई कि डीए फ्रीज रहने के दौरान कुछ बड़े हुए अपडेट होने वाले अलाउंस की एंट्री और पेमेंट समय पर सिस्टम में पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाई, कहीं बिल पास नहीं हो पाया, कहीं सप्लीमेंट्री बिल अटका रहा, कहीं रिकॉर्ड सिस्टम में अपडेट पेंडिंग रह गया और कहीं बैंक पेमेंट चैनल की मैपिंग में देरी हो गई। जब बाद में रिकॉर्ड धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हुआ, ऑडिट और रिकंसाइलेशन की प्रक्रिया चली, तब कई मामलों में डिफरेंस एरियर के छोटे छोटे हिस्से लोगों के खातों में क्रेडिट होने लगे। यही वजह है कि यह रकम हर व्यक्ति को एक जैसी नहीं मिल रही। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस फ्रीज अवधि में आप किन किन अलाउंस के हकदार थे, आपकी पोस्टिंग कहां थी, आपकी सेवा प्रोफाइल क्या थी, आपके रिकॉर्ड में कौन सी एंट्री पेंडिंग थी और भुगतान किस स्तर पर रुका हुआ था। किसी का मामला केवल एक छोटे डिफरेंस का हो सकता है, तो किसी का मामला कई मदों के जोड़ का हो सकता है। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रकम मिलना बिल्कुल सामान्य है। यहां एक बहुत जरूरी सावधानी यह है कि अगर आपके खाते में कोई रकम आई है तो उसे पक्का डीए एरियर मानकर तुरंत किसी नतीजे पर ना पहुंचे। सबसे पहले अपने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट के साथ जो नरेशन विवरण या रेफरेंस लिखा होता है उसे ध्यान से देखें। कई बार वहीं से संकेत मिल जाता है कि यह किस मद का भुगतान है। अगर आप कर्मचारी हैं तो अपनी पे स्लिप जरूर देखें कि कहीं एरियर या डिफरेंस की कोई लाइन तो नहीं जोड़ी गई। अगर आप पेंशनर हैं तो अपनी पेंशन स्लिप या पेंशन स्टेटमेंट में देखें कि कहीं एरियर के रूप में कोई अलग एंट्री तो नहीं आई। और अगर नरेशन बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो सोशल मीडिया पर चल रहे संदेशों पर भरोसा करने के बजाय बैंक की सीपीपीसी ब्रांच या भुगतान संभालने वाले संबंधित सेक्शन से पूछना ज्यादा सही तरीका है। बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अगर यह डीए एरियर नहीं है तो फिर यह क्या है। इसका व्यावहारिक जवाब यही है कि कई मामलों में यह उन मदों का भुगतान हो सकता है जो डीए फ्रीज अवधि में रोक दिए गए थे या अपडेट नहीं हो पाए थे और अब सिस्टम क्लियरेंस के बाद चरणबद्ध तरीके से रिलीज हो रहे हैं। ध्यान रखिए, इस तरह की प्रक्रिया अक्सर फेज वाइज चलती है। किसी को आज पैसा मिल जाता है, किसी को अगले हफ्ते, किसी को अगले महीने। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में कुछ नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के खाते में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। इसके लिए एक सरल और व्यवहारिक रोड मैप अपनाइए। सबसे पहले अपना बैंक स्टेटमेंट और पेंशन स्लिप अपडेट रखें। दूसरा, अगर आपने पहले किसी मद का क्लेम बिल या रिक्वेस्ट दी थी तो उसकी रसीद या डायरी नंबर संभाल कर रखें। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी पात्रता बनती थी और रिकॉर्ड में पेंडेंसी हो सकती है तो संबंधित कार्यालय या डीडीओ अकाउंट सेक्शन में लिखित रूप में प्रतिवेदन दें और उसकी प्राप्ति जरूर लें। चौथा, पेंशनर्स के लिए बैंक की सीपीपीसी ब्रांच संबंधित पोर्टल और रिकॉर्ड चैनल पर स्टेटस चेक करना हमेशा फायदेमंद रहता है। अब आते हैं लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी उस समस्या पर जिसने बड़ी संख्या में पेंशनर्स को परेशान किया है। बहुत से लोगों ने समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया, फिर भी उन्हें एसएमएस आता रहा कि पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हुआ या वेरिफिकेशन बाकी है। यह स्थिति कई बार तकनीकी कारणों से होती है, ना कि तुरंत पेंशन रुकने की वजह से। पहला कारण ओटीपी ऑथेंटिकेशन का फेल होना हो सकता है। कई बार नेटवर्क की वजह से ओटीपी समय पर नहीं आता या गलत ओटीपी डाल दिया जाता है जिससे सिस्टम सबमिशन को पेंडिंग या रिजेक्ट मोड में डाल देता है। दूसरा कारण बैंक सीएस और केंद्रीय सिस्टम के बीच डाटा अपडेट में देरी होना है। कई मामलों में रियल टाइम सिंक नहीं होता और जानकारी होने में 48 से 72 घंटे तक लग सकते हैं। इस दौरान सिस्टम बार बार पेंडिंग मैसेज भेजता रहता है। तीसरा कारण यह भी होता है कि कुछ मामलों में लाइफ सर्टिफिकेट डिसअप्रूव हो जाता है और उसकी सूचना ईमेल पर चली
जाती है, लेकिन बहुत से वरिष्ठ पेंशनर्स ईमेल नियमित रूप से नहीं देखते या वो मेल स्पैम में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि उन्हें असली वजह पता ही नहीं चलती और केवल पेंडिंग मैसेज देखकर चिंता बढ़ जाती है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले संबंधित पोर्टल या रिकॉर्ड सिस्टम में लॉगिन करके वास्तविक स्टेटस देखें। अगर वहां डिसअप्रूव या रिजेक्ट लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही विवरण के साथ नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, पीपीओ नंबर, पहचान विवरण, बैंक अकाउंट और अन्य जानकारी बिल्कुल सही भरें। अगर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो 24 से 48 घंटे का समय दें और फिर दोबारा चेक करें। बहुत से मामलों में यह अपने आप अप्रूव हो जाता है। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो बैंक या सीएसएससी से सबमिशन रेफरेंस लेकर शिकायत दर्ज करें ताकि आपके केस की ट्रैकिंग हो सके। यहां एक छोटी लेकिन बहुत काम की सलाह है, जल्दबाजी में बार बार गलत सबमिशन ना करें। पहले स्टेटस देखें, फिर सही कदम उठाएं। सही दस्तावेज और सही एंट्री के साथ समस्या जल्दी सुलझती है। यह बात खास तौर पर मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो हर अपडेट को गंभीरता से लेते हैं और सही जानकारी के आधार पर फैसला करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़े एक बड़े और महत्वपूर्ण सिद्धांत की। पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान विभागीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। कई बार पेंशनर्स को छोटी छोटी विसंगतियों के लिए भी बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए पेंशन ग्रीवेंस से जुड़े मामलों में यह जरूरी है कि शिकायतें सीधे सुनी जाएं, तय समय में निस्तारण हो और सिस्टम ऐसा बने कि लोगों को हर बात के लिए कोर्ट के दरवाजे ना खटखटाने पड़े। व्यावहारिक तौर पर आपके लिए सबसे जरूरी कदम यही है कि आप अपनी शिकायत हमेशा लिखित रूप में दें, सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें और रिसीविंग या डायरी नंबर जरूर लें। लिखित रिकॉर्ड आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है और यही आपके केस को मजबूत करता है। अब उस समस्या पर आते हैं जो हजारों पेंशनर्स के बीच एक ही पद, लगभग समान सेवा और लगभग एक ही समय रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन में 300 या 350 या उससे ज्यादा का फर्क दिखता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण पुराने समय की मैनुअल पे फिक्सेशन रिकॉर्ड अपडेट में हुई गलतियां, इंक्रीमेंट या फिटमेंट एंट्री की चूक या ट्रांजिशन के समय सिस्टम में हुआ मिसमैच हो सकता है। कई पेंशनर्स को सालों तक यह पता ही नहीं चलता कि उनकी पेंशन कम फिक्स हुई है, क्योंकि शुरुआत में हर कोई यह मान लेता है कि जो राशि आ रही है वही सही है। लेकिन यही वह जगह है जहां सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन कम है तो इसे हल्के में ना लें। अपनी सर्विस बुक, सर्विस रिकॉर्ड, रिटायरमेंट ऑर्डर, पीपीओ आखिरी बेसिक पे और पीपीओ लेवल की जानकारी इकट्ठा करें। अगर संभव हो तो समान कैटेगरी के किसी सहकर्मी के फिक्सेशन से तुलना करें। इन सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में लिखित शिकायत दें। कई मामलों में रिचेक के बाद पेंशन रिवाइज होती है और एरियर भी बनता है। यह आपका अधिकार है कि आपकी पेंशन सही तरीके से फिक्स हो। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दे पर, यानी 18 महीने के डीए एरियर पर। इस विषय को लेकर भावनाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं और लंबे समय से मांग भी। एक तरफ कर्मचारी और पेंशनर्स इसे अपना जायज हक मानते हैं, दूसरी तरफ सरकार वित्तीय दबाव और बजट की सीमाओं की बात करती है। इस मुद्दे पर अलग अलग स्तर पर चर्चाएं, प्रतिवेदन और प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और व्यावहारिक बात यही है कि जब तक कोई आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन या स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आती, तब तक पक्का भुगतान या फाइनल तारीख जैसी बातें कहना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और तारीखें चलती रहती हैं, लेकिन आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि क्या उसके पीछे कोई आधिकारिक दस्तावेज है या नहीं। अगर किसी अवधि का एरियर वाजिब तरीके से तय होता है तो बड़े भुगतान अक्सर चरणबद्ध तरीके से भी किए जा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह नीतिगत निर्णय पर निर्भर करता है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बहुत सारे सवाल सामने आते रहते हैं। कई लोग बड़े ऐलान, आदेश जारी होने और एरियर फाइनल होने की बातें करते हैं। यहां भी वही नियम लागू होता है। किसी भी वेतन आयोग के गठन, उसकी शर्तों, सिफारिशों, मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया में समय लगता है। जब तक आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट कदम सामने ना आए तब तक इसे कंफर्म मानना सही नहीं है। अब एक और वायरल मुद्दा 65 साल की उम्र पर 5% बढ़ोतरी या अतिरिक्त लाभ को लेकर है। इस पर भी बहुत भ्रम है। सच्चाई यह है कि पेंशन में आयु